दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी बिखरे रंग। पापा, यदि आप इजाजत दें तो इस बार हम दीदी को भी बुला लें होली पर। मम्मी कह रही थी उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। चुप, अब आगे एक शब्द भी ना बोलना त्रिशा। आनंदमणि तमतमा कर ऐसे खड़े हुए मानो उनके किसी पुराने जख्म को त्रिशा ने कुरेद दिया हो। सिर नीचे किए हुए त्रिशा चुपचाप अंदर चली गई। आनंदमणि की निशब्द यात्रा में त्रिशा के शब्द स्पीड ब्रेकर की तरह आए और उन्हें विचलित कर गए। दीदी को बुला लेते हैं। अरे वो दीदी जो हमारे मुंह में कालिक पोत कर चली गई, वो दीदी जिसने तनिक भी न सोचा कि हम कैसे जी पाएंगे। कौन सा मुंह लेकर आएगी वो मेरे पास। तो आइए सुनते हैं जिद के आवरण में ढके यथार्थ को सामने लाती ये पारिवारिक कहानी। चिड़ियों ने सुबह की आहट दी तो आनंदमणि बिस्तर छोड़कर बरामदे में बैठ गए। चांद आसमान में छुप चुका था। सूरज के आने में देर थी। रात का अंधेरा अपना बुरिया बिस्तर समेटने जा रहा था। आनंदमणि अपनी उसी पुरानी बेत की कुर्सी पर जाकर बैठ गए जो उन्होंने करीब 20 साल पहले अपने एक करीबी बढ़ई से बनवाई थी। अब भी मजबूत थी वो, लेकिन हिलने डुलने पर चुरचू की आवाज आने लगी थी उसके पायों से। शायद ये आवाज आनंदमणि को अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए उन्होंने इसकी मरम्मत नहीं कराई। आसमान की ओर निहारते आनंदमणि कुर्सी पर यूं बैठे थे मानो वो सूर्य देव के आगमन के इंतजार में हों। सुहानी फागुनी बयार, न ठंड न गरम, फिर भी आनंदमणि के चेहरे पर सिकसिका रही पसीने की पतली परत यूं लग रही थी मानो वो उनसे कुछ कहने आई हो। बीच बीच में आनंदमणि कुर्सी पर पसर कर अपने शरीर को झुलाते और कुर्सी से जब चुर्र चू की आवाज शुरू हो जाती तो वो शांत हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे आनंदमणि को इस आवाज से सुकून मिल रहा हो। सामने गहरी लालिमा लिए सूर्य देव आसमान पर जैसे जैसे अपने आकार को विस्तार दे रहे थे, वैसे वैसे आनंदमणि खुद में डूबे जा रहे थे। लग रहा था जैसे वो किसी अनंत यात्रा पर हों। तभी पीछे से आई त्रिशा ने आनंदमणि की आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लिया। आनंदमणि त्रिशा का हाथ पकड़कर ऐसे उठे जैसे अचानक वो गहरी नींद से जागे हों। अरे बेटा, तुम आज बहुत जल्दी जाग गई। हाँ पापा, आपको तो कुछ याद नहीं रहता। मालूम है 4 दिन बाद होली है। कुछ पैसे दे दीजिए, बाजार से सामान लाना है। इस बार मैंने सोचा है कि घर के सभी लोग एक साथ होली मनाएं। आप बुआ जी को फोन करके बुला लीजिए, मैं भैया भाभी और त्रिशा अचानक चुप हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने आगे बोलने से उसे रोक दिया हो। भैया भाभी और कौन? आनंदमणि ने गंभीर होकर पूछा। पापा, यदि आप इजाजत दें तो इस बार हम दीदी को भी बुला लें होली पर। मम्मी कह रही थी उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। चुप, अब आगे एक शब्द भी ना बोलना त्रिशा। आनंदमणि तमतमा कर ऐसे खड़े हुए मानो उनके किसी पुराने जख्म को त्रिशा ने कुरेद दिया हो। सिर नीचे किए हुए त्रिशा चुपचाप अंदर चली गई। आनंदमणि की निशब्द यात्रा में त्रिशा के शब्द स्पीड ब्रेकर की तरह आए और उन्हें विचलित कर गए। दीदी को बुला लेते हैं। अरे वो दीदी जो हमारे मुंह में कालिक पोत कर चली गई, वो दीदी जिसने तनिक भी नहीं सोचा कि मेरे इस तरह से जाने के बाद मेरा बाप कैसे जी पाएगा। अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसने हमारे जीवन भर के सपनों को तोड़ दिया और वो आएगी हमारे साथ रंग खेलने। कौन सा मुंह लेकर आएगी वो मेरे सामने। सीने में दबे गहरे जख्मों को आनंदमणि ने सहलाने की कोशिश की, लेकिन राहत के बजाय
उन जख्मों में दर्द बढ़ना शुरू हो गया। आनंदमणि सरकारी मुलाजिम थे। साल भर पहले सेवा से निवृत्त हो चुके थे। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ था उनके पास। तनख्वाह से काफी बचत कर रखी थी उन्होंने। अब पेंशन से गृहस्थी शान से चल रही थी। उनकी 3 संतानें थीं। सबसे बड़ा बेटा निशांत, बेटी तृप्ति और त्रिषा। निशांत का विवाह हो चुका था और वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता था। यूं तो आनंदमणि हंसमुख थे, लेकिन बीते 3 वर्षों से वो शायद सपने में भी नहीं हंसे। बड़ी बेटी तृप्ति के एक जिद भरे निर्णय से उन्हें गहरा आघात पहुंचा, जो अब भी उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखता था। तृप्ति ग्रेजुएशन कर रही थी। अंतिम साल था। उस समय त्रिषा 12वीं कक्षा में थी। तृप्ति ने जब कॉलेज जाना शुरू किया तो उसकी पारखी नजर सहपाठी विपुल पर पड़ी। वो विपुल की तीक्ष्ण बुद्धि और सहज व्यवहार से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे विपुल के प्रति तृप्ति का आकर्षण बढ़ता गया और एक दिन ये आकर्षण प्रेम में तब्दील हो गया। तृप्ति और विपुल ने गुपचुप विवाह की भी योजना बना ली। उन्होंने तय किया कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद वो शादी कर लेंगे। विपुल ने तो अपने घर में अपने इस निर्णय की जानकारी दे दी, लेकिन तृप्ति ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया। जिस दिन ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, उस दिन तृप्ति घर पहुंची और उदास अपने कमरे में बैठ गई। देर तक जब उसने किसी से कोई बात नहीं की तो छोटी बहन त्रिषा उसके पास आई। दीदी, क्या हुआ? तुम परेशान सी लग रही हो। रिजल्ट खराब हो गया क्या? नहीं त्रिषा, मेरा रिजल्ट खराब कैसे हो सकता है? साल भर मेहनत की है मैंने। तो फिर क्या बात है? मुझसे तो सब बता देती हो तुम। बताओ ना दीदी, क्या हुआ? त्रिषा तृप्ति से चिपक कर बैठ गई। तृप्ति ने एक गहरी सांस ली। त्रिषा, मैं अपना घर बसाना चाहती हूं। जीवन साथी ढूंढ लिया है। अब समझ में नहीं आता कि ये बात मैं पापा से कैसे कहूं। क्या कहा? जीवन साथी ढूंढ लिया है? पापा को बिना बताए? दीदी, तुमने भी तो हद कर दी। कम से कम मुझे तो बता दिया होता कौन है वो। त्रिषा की आश्चर्य भरी निगाहें तृप्ति के चेहरे पर टिक गईं। हाँ त्रिषा, गलती तो हो गई मुझसे, लेकिन अब ये गलती सुधारी नहीं जा सकती। मैंने विपुल से शादी का फैसला फाइनल कर लिया है। अगले हफ्ते एक अच्छा मुहूर्त भी देख लिया है। मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर विवाह करेंगे हम। त्रिषा, हो सके तो मेरे इस फैसले की जानकारी तुम पापा को दे दो और उनसे ये भी कहना कि वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए मंदिर जरूर पहुंचे। त्रिषा अवाक रह गई। उसे कतई उम्मीद न थी कि दीदी इतना बड़ा फैसला ऐसे गुपचुप तरीके से ले लेगी। वो दौड़ती हुई माँ के पास पहुंची और उन्हें सारी बातें बताई। माँ का चेहरा सूख गया। उन्होंने साहस जुटाकर किसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में तृप्ति के निर्णय की जानकारी आनंदमणि को दी। आनंदमणि ने जब ये सुना तो लगा जैसे उन पर कोई भारी चट्टान आ गिरी हो। बड़ी देर तक वो विवेकहीन से बैठे रहे। फिर उन्होंने संभलते हुए अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, उसने जो निर्णय लिया है सोच समझकर ही लिया होगा, लेकिन उसे कह दो कि विवाह मंदिर में नहीं मेरे घर में होगा, वो भी पूरे धूमधाम से। माँ ने जब आनंदमणि की ये इच्छा तृप्ति के सामने रखी तो उसने सीधे इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि पापा मेरी शादी में भीड़ इकट्ठा करें, बेहिसाब पैसे खर्च करें। जाते जाते इस घर को मैं कर्ज में नहीं डुबोना चाहती। मैं मंदिर में ही शादी करूंगी, बिना किसी तामझाम के। दरवाजे के पास खड़े आनंदमणि को तृप्ति की बातें खंजर सी चुभी। वो अपना आपा खो बैठे। बेशरम, क्या हम मर गए थे? पहले तुम मुझसे बिना बताए लड़का ढूंढ लिया और अब मंदिर में शादी करके मेरी नाक कटवाएगी।
आनंदमणि ने तृप्ति के बोलने का रास्ता साफ कर दिया। तृप्ति चिल्लाई, मैं मंदिर में ही शादी करूंगी। आप यदि आ सकें तो जरूर आइएगा। बेटी के शब्दबाणों से आहत आनंदमणि डगमगाते हुए अपने कमरे में पहुंचे और ये कहते हुए कि आज से तुम्हारा मुझसे रिश्ता खत्म हुआ, बिस्तर पर गिर पड़े। पूरी रात वो अचेतावस्था में रहे। पत्नी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। लग रहा था जैसे वो शून्य में समा गए हों। हफ्ते भर बाद तृप्ति अपनी इच्छा अनुरूप मंदिर में 7 फेरे लेकर विपुल के साथ चली गई। 3 साल हो गए तृप्ति को गए हुए। आज तक घर में उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, त्रिशा ने भी नहीं। आनंदमणि मन ही मन घुटते रहे। हालांकि उन्होंने इस घुटन को अपने सीने में ही छुपाए रखा, लेकिन उनकी गहरी खामोशी हमेशा उसे सबके सामने लाती रही। तृप्ति के मनमानी निर्णय और जिद से मिले जिस जख्म को आनंदमणि ने अब तक दबाए रखा, उसे आज त्रिशा की बातों ने हरा भरा कर दिया। इस बार होली में हम दीदी को बुलाएंगे। त्रिशा की ये बात आनंदमणि को आग की लपटों की तरह लगी। जिस लड़की ने मेरी एक बात नहीं मानी, मेरे सपनों का गला घोट दिया, वो क्या हिम्मत जुटा पाएगी मेरे सामने आने की? आनंदमणि गहरी उधेड़बुन में थे। तभी उनके सूखे चेहरे को त्रिशा की ठंडी हथेली का स्पर्श मिला। पापा क्या सोच रहे हैं? होली तो त्योहार ही है अपनों की गलतियों को भूल जाने का। ठीक है, दीदी ने बहुत बड़ी गलती की, उसने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको दुख पहुंचाना चाहती थी। दीदी नहीं चाहती थी कि आप उसकी शादी में निरर्थक खर्च करें, धूमधाम के नाम पर अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दें। इसलिए उसने मंदिर में शादी की। दीदी की जिद को यदि सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसने जो किया आपके अच्छे के लिए किया। शादी में चंद लम्हों की खुशी की अपेक्षा उसने आपके पूरे जीवन की खुशी को महत्व दिया। पापा अब सब भूल जाइए। इस बार होली में बुला लीजिए दीदी को, हम सब साथ में खेलेंगे होली। बिखरे रंगों को समेटकर इस होली को हम और रंगीन बनाएंगे। त्रिशा की प्यार भरी बातें सुनकर आनंदमणि की आंखें भर आईं। हामी में सिर हिलाते हुए वो त्रिशा की ओर देखकर मुस्कुराए। त्रिशा ने 3 साल बाद पापा के चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखी। होली के दिन उनकी ये मुस्कान उस समय खिलखिलाहट में बदल गई जब उनके परिवार के बिखरे रंग एक होकर आसमां को छू रहे थे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।